जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है लेसन 15, ये भी हमारे प्रोड्यूसर बिहेवियर की कंटिन्यूटी है कि जिसमें हम ये देखेंगे कि इस तरीके से एक जो फर्म है वो अपना डिसीजन करती है लॉन्ग रन के अंदर। तो आज के जो कंसेप्ट हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि आइसो क्वांट क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ऑप्टिमम जो प्रोडक्शन है वो किस जगह पे वाक़ होती है। तो सबसे पहले आइसो क्वांट देखते हैं हम। लॉन्ग रन जो प्रोडक्शन का एक कंसेप्ट है, आइसो क्वांट एक ऐसा कर्व होता है जो ऑप्टिमल कम्बिनेशन को जाहिर करता है लेबर और कैपिटल के को, जहाँ को हम यूज़ करके आउटपुट एक गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर हम फिक्स हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये ड्रा है एक आइसो क्वांट कर्व, आई क्यू कर्व भी इसको बोलते हैं। तो ये आप लेबर के 10 यूनिट लगा लें, कैपिटल का एक लगा लें, या लेबर के 5 लगा लें और इसके 2 लगा लें। तो इनको आप यूज़ करके, या एक सी कॉम्बिनेशन भी हो सकता था 3 और 2 का भी। तो ये सारे वो कम्बिनेशन है जो हमें एक ही लेवल ऑफ आउटपुट देंगे, यानी दो इनपुट्स का, जैसे हम यूटिलिटी के अंदर देखते थे कि वो सेम यूटिलिटी देता है। फ़र्क ये होता है कि ये यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, लेकिन ये जो टोटल प्रोडक्शन आनी है, लेबर और कैपिटल भी मेजरेबल है, लेकिन जो प्रोडक्शन आनी है, जो उसकी आउटपुट है, वो भी मेजरेबल है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 यूनिट वो बना सकता है। तो इसके ऊपर जो भी आप कम्बिनेशन ले रहे हैं वो है एफिशिएंट ही, लेकिन आप एक्चुअली कौन सा लेंगे उसके लिए आइसोकोस्ट लाइन का कंसेप्ट आ जाता है, जो हम आगे उसको कवर करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास आइसो क्वांट का जो मैप है ये शो कर रहा होता है कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट जो है पैदा कर सकते हैं। लेबर और कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा लगा के हम अगले आइसो क्वांट के ऊपर जा सकते हैं। जाहिर है कि उसके ऊपर फिर लेबर और कैपिटल भी ज़्यादा कंज्यूम होंगे, लेकिन इसमें से अचीवेबल कौन सा होगा वो हमारी कॉस्ट लाइन के ऊपर डिपेंड करता है जो आके आ रही है। इसको हम रिटर्न टू स्केल या रिटर्न टू फैक्टर को भी डिपिक्ट करने के लिए शो कर सकते हैं इस मामले में कि अगर इस तरीके से हो कि हम इनपुट्स को जो है एक खास रेशो से तब्दील करें तो आउटपुट भी उसी खास रेशो से तब्दील हो। जैसे यहाँ इस ग्राफ के अंदर है कि जब हम इनपुट को डबल कर रहे हैं रेशो की फॉर्म में, तो हमारी आउटपुट क्या है 100 होगी, और डबल करिए तो 50। तो वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है 50-50 के हवाले से, अगर हम कैपिटल और लेबर को भी एक खास रेशो से बढ़ाते हैं। तो इसको कहते हैं हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी हम आई क्यू से कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का कंसेप्ट जो हमने लास्ट लेसन में भी देखा था उसको डिपिक्ट कर सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर। और इसी तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न भी यहाँ पे डिपिक्ट की जा सकती है। यहाँ पे ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी आपने इनपुट को जो है वो डबल नहीं किया लेकिन आपकी आउटपुट जो है डबल हो गई। यहाँ पे भी आपने इनपुट को जो है वो डबल नहीं किया, लेकिन आपकी जो आउटपुट है वो अगर डबल हो जाए तो हम उसको कहते हैं, यानी फ्यूअर इनपुट्स लगाकर उसका जो रेशो है आप आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या था, आप इक्वल अमाउंट्स में उसको बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे पहले से कम फिर और कम, जो कि यहाँ से डिपिक्ट भी हो रहा है अगर आप उसको साइडों पे जो है एक्सेस के ऊपर देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आइसो क्वांट से हमने शो करना हो तो फिर क्या है कि हमने ये पैदा किया है 50 यूनिट, तो अगला आइसो क्वांट जो है उस पर और बहुत ज़्यादा, यानी ज़ीरो की निस्बत यहाँ की निस्बत जो है ज़्यादा इनपुट्स यूज़ हुए हैं। और इसी तरीके से जो अगर आपने और प्रोडक्शन करनी है तो लेबर और कैपिटल की और ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ होगी, तो ये 150 यूनिट बनेंगे। यानी यहाँ पे एक कांस्टेंट रेशो के साथ इनपुट्स तब्दील होती है। यहाँ पे पहले की निस्बत कम को यूज़ करके हम जो है आउटपुट ज़्यादा ले सकते हैं, और इसके अंदर जो है हम ज़्यादा इनपुट्स यूज़ करेंगे और उसकी निस्बत जो पैदावार है वो कम आएगी, यानी तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को शो करता है। इस तरीके से हम आइसो क्वांट को यूज़ कर सकते हैं रिटर्न टू स्केल को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरीके से हमें ये थोरेटिकली आईसी की तरह ही है कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, और ये हमने कन्वेक्स टू द ओरिजिन की एक एग्जांपल लिया है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन या एल शेप भी हो सकते हैं कंप्लीमेंट्री, अगर हम लेबर और कैपिटल को अस्यूम कर लें तो उनको भी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जितना हायर आइसो क्वांट होगा उतनी ज़्यादा वो प्रोडक्शन को जाहिर करता है, और यहाँ पे इनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं। इसके अंदर ये अजम्पशन होता है कि प्राइसेस ऑफ इनपुट और टेक्नोलॉजी जो है फिक्स है, प्रोड्यूसर ऑप्टिमाइज करता है, वो रैशनल है, मार्केट क्लियर होती है। ये सारे अजम्पशन यहाँ पे मेंटेन्ड हैं।
इसके साथ हमारे पास इसका एक अगला कंसेप्ट आता है, वो ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंजम्पशन के अंदर देख रखा है। इसको यहाँ आइसोक्वांट की स्लोप को MRTS या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि स्लोप है आइसोक्वांट की, और ये शो करती है कि आप कितने यूनिट लेबर के जो है लीव करेंगे अगर आपने कैपिटल का एक गेन करना होगा। MRTS क्या शो करती है कि आपको कैपिटल का, ठीक है, लेबर का एक लेने के लिए कैपिटल का कितना छोड़ना है, या कैपिटल का एक लेने के लिए लेबर का कितना छोड़ना है। तो ये उसकी स्लोप को जाहिर करता है, ठीक है। यानी जैसे वहाँ पे यूटिलिटी के हवाले से, यहाँ पे ये इनपुट्स की जो है सब्स्टिट्यूशन के हवाले से MRTS को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो ये हमारा जो ग्राफ है आइसोक्वांट का, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा उसी लेवल ऑफ जो इनपुट रेशो है उसी के साथ, यानी टेक्नोलॉजी इसको ऊपर को शिफ्ट कर सकती है। हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनपुट प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट है। MRTS हमारे पास दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं लेबर और कैपिटल, उनका ये क्या होती है, उनका ये रेशो होती है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट हो रही होती है इसकी स्लोप से, और ये उसका रेशो होती है। तो अगर हमारे पास MRTS डिमिनिशिंग हो, जैसे इस केस में आई, तो हमारे पास आइसोक्वांट कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। ये बिल्कुल यूटिलिटी जैसा ही है, वहाँ पे MRS था और यहाँ पे MRTS है। अच्छा, इसको MRTS इसलिए कहते हैं कि ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है, यानी टेक्नोलॉजी और टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप लेबर और कैपिटल को लेते हैं। तो वहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, वो भी इसी चीज़ को जाहिर करता है कि आप इसका एक यूनिट बढ़ाने के लिए इसके कितने लीव करते हैं, ये भी उसी चीज़ को जाहिर करता है। लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट्स थी, यहाँ पे इनपुट्स हैं, लेबर और कैपिटल है। तो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप होता है आउटपुट और इनपुट्स के बीच में। इसका IQ के कन्वेक्स होने का मीनिंग ये होता है कि आपके जो फैक्टर है, यानी ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या कैपिटल, तो जैसे जैसे आप लेबर ज्यादा करेंगे इसकी मार्जिनल रिटर्न्स क्या होंगी, कम होती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी हमने देखा था शॉर्ट रन के अंदर, तो ये लॉन्ग रन में भी होल्ड करता है। अगर आप लेबर को बढ़ाते जाएंगे तो एक खास लेवल के बाद लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर कैपिटल को कांस्टेंट, कैपिटल को बढ़ाते जाएंगे तो एक लेवल के बाद कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम होने लग जाती है। तो इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और इसी की वजह से हमारा जो आइसोक्वांट है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो थ्योरेटिकली। तो ये कब होता है, ये उस वक्त होगा जब आपके पास फॉर एग्जांपल आप दोनों, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, दोनों में से आप एक ले लें, या जैसे शॉर्ट रन है तो कैपिटल फिक्स है तो आप सिर्फ लेबर ही लगाएंगे, तो लेबर लगाएंगे तो वो फिक्स लेवल ऑफ आउटपुट पैदा होगी, क्योंकि कैपिटल तो तब्दील ही नहीं हो सकता, क्योंकि IQ की डेफिनेशन तो यही है ना कि उसके ऊपर हमारी प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है। तो कैपिटल तो तब्दील ही नहीं होगा, तो आप सिर्फ लेबर के यूनिट लगा लगा के उसको जो है पैदा करेंगे। इसी तरीके से MRTS थ्योरेटिकली जो है वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है। उस सूरत में हमारे पास हमारा IQ क्या है, वो बनेगा कनकेव टू द ओरिजिन। लेकिन ये थ्योरेटिकल है कि आपके पास एक इनपुट जो है उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज ही हो रही है, यानी आप लेबर लगाते जाए बेशक गिवन कैपिटल के ऊपर ही, और उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है बढ़ती जाए। लेकिन ये रियलिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमें ये बताता है कि इनपुट को अगर आप एक खास लेवल तक तो उससे प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन एक खास लेवल के बाद उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है और ज़ीरो भी हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास बजट लाइन के हवाले से हमने देखा था कि कंज्यूमर जो है अपनी डिसीजन मेकिंग करता है यूटिलिटी की, तो प्रोड्यूसर जो है वो आइसो कॉस्ट लाइन के हवाले से जो है अपनी डिसीजन मेकिंग करता है, और ये कम्बिनेशन होता है लेबर और कैपिटल का, उनकी यानी प्राइसेस का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। यानी लेबर और कैपिटल का कम्बिनेशन होता है जो कि आप गिवन टेक्नोलॉजी और गिवन प्राइसेस के साथ आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी ये प्रोड्यूसर की एक किस्म की बजट लाइन है, वो इस कम्बिनेशन को पे भी प्रोड्यूस कर सकता है लेबर और कैपिटल के, इस पे प्राइसेस भी गिवन है, टेक्नोलॉजी भी गिवन है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाए
तो ये जो हमारी कॉस्ट लाइन है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो हमें पहले की निस्बत कम इनपुट्स लगानी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से इसकी जो अगर हम स्लोप मेजर करते हैं तो ये स्लोप होती है प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल के। प्राइस ऑफ लेबर हमें पता है वेज है, और प्राइस ऑफ कैपिटल को हम इंटरेस्ट कहते हैं, इसको आर से डिनोट किया हुआ है। तो अगर आप इसकी स्लोप देखें तो वो W/R के इक्वल होती है। इसी तरीके से हमारी जो इनपुट्स की प्राइस है वो चेंज हो सकती हैं। तो ये हमारी जो बजट लाइन है ये रोटेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली जो इनपुट है, अगर ये लेबर है ये सस्ती हो गई है तो हम पहले की निस्बत ये ज़्यादा हायर कर सकते हैं, तो आउटवुड जाएगा। लेकिन अगर लेबर महंगी हो जाए तो फिर ये इनवर्ड रोटेट हो जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल के लिए भी, कैपिटल अगर सस्ता हो जाए तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये नीचे जाएगा। और ये शिफ्ट कब हो सकती है? ये शिफ्ट उस वक्त हो सकती है जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए, तो फिर हम पहले की निस्बत जो है या इसी कॉस्ट के ऊपर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। या ये है कि हम पहले की निस्बत कम इनपुट्स लगा के वही जो कम्बिनेशन है वो आउटपुट का हासिल कर सकते हैं। तो ये कम्बिनेशन कैसे हासिल करना है, इसके लिए ऑप्टिमल कंडीशन क्या है वो देखते हैं कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन कैसे अचीव होती है। ये तब अचीव होती है जब हमारा जो IQ है, आइसो क्वांट कर्व है, ये जो हमारी जो बजट लाइन है उसको टेंजेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी हमारी MRTS किसके इक्वल होगी? इनपुट्स प्राइसेस के, जो कि है वेज और इंटरेस्ट, यानी प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल। और MRTS हमारे पास हमें पता है कि ये क्या होता है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का रेशो होता है MPL/MP के इज इक्वल टू वेज रेट। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है प्रोडक्शन के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से ये दो सवालात जो है अराइज हो सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर जो है वो कॉस्ट मिनिमाइज करे या आउटपुट को मैक्सिमाइज करे। तो कॉस्ट मिनिमाइज वो कर सकता है अगर हमें लेवल ऑफ आउटपुट गिवन हो तो वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन करेगा। और अगर हमें जो है ये कहा जाए कि हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट पैदा करना है तो वो फिर जो है आउटपुट मैक्सिमाइज करता है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कॉस्ट। यानी ये इसमें वो क्या कर रहा है, आउटपुट को मैक्सिमाइज कर रहा है, लेकिन जाहिर है वो कहाँ तक कर सकता है, जितने उसके पास रिसोर्सेज होंगे तो यहाँ तक कर सकता है। ये अचीवेबल नहीं है और ये अचीव करना इनएफिशिएंट है। और अगर उसको ये कहा जाए कि आउटपुट आपको गिवन है, इतने यूनिट बनाने हैं, तो वो बेहतर क्या होगा उसके लिए कि ये उसके पास अगर 3 तरह की बजट्स है तो जो सबसे मिनिमम के ऊपर वो इक्विलिब्रियम अगर लेकर आता है, यानी इस पे वो प्रोड्यूस करता है, तो वो एफिशिएंट डिसीजन है। इसी तरीके से यहाँ पे उसको आउटपुट मैक्सिमम करने का कहा गया, लेकिन वो फिर कितना करेगा, जो उसके पास बजट होगा वो उसके हवाले से करेगा। और इसी तरीके से एक्सपेंशन पाथ का भी हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है कि E1, E2, E3 क्या है, कि अगर आप अपनी आउटपुट को एक्सपैंड करना चाहे लेबर और कैपिटल को लॉन्ग रन में जो है चेंज आप कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये टुवर्ड्स एक यानी टुवर्ड्स कैपिटल या टुवर्ड्स लेबर भी जा सकता है। अगर आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो तो इसकी जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स कैपिटल या टुवर्ड्स लेबर भी अकॉर्डिंगली हो सकती है। संक कॉस्ट का एक कंसेप्ट है, वो ये होता है कि ये ऐसी कॉस्ट है जो कि रिकवरेबल नहीं होती। आप जितनी मर्जी आउटपुट पैदा कर ले वो एक दफ़ा हो जाती है, एक किस्म की फिक्स कॉस्ट, लेकिन उसको आप आउटपुट पैदा करके तब्दील नहीं कर सकते। यानी वेरिएबल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है उसमें यह है कि वो रिकवरेबल होती है, आउटपुट के बढ़ने से वो बढ़ती है, कम होने से कम होती है, लेकिन ये वो कॉस्ट नहीं होती। तो इसका ताल्लुक डिसीजन मेकिंग से नहीं होता। और ये जो एक रैशनल हमारा प्रोड्यूसर है वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन को, प्रोडक्शन के डिसीजन को, उसके अंदर संक कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता, बल्कि वो वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो कंसिडर करता है। आज के लेसन के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन के अंदर जो है हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।